हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवा सर। आज लेकर के आया हूं 9th क्लास का फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। और फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस शहर से हुई थी। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, इसका जो पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी और 14 जुलाई को हुई थी। 14 जुलाई को ये क्रांति हुई थी। 14 जुलाई 1789 में हुई थी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, लोगों के समूह में बास्टिल एक था किला। बास्टिल की किले की जो जेल थी, उसको तोड़ डाला गया था। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। लोगों की घृणा का केंद्र था वो। घृणा का केंद्र क्यों था, इसको जानेंगे। वो बास्टिल का किला घृणा का केंद्र इसलिए था कि लोगों के दुख दर्द को नहीं सहता था, मतलब दुख दर्द को नहीं समझता था। उसमें जो वहाँ का शासक था, वो बहुत घृणा कायर था। और ये कह सकते हैं कि जब बुर्बो राजवंश था, उस समय फ्रांस या यूरोप के राष्ट्रवाद जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो था, जितने राजा थे वो दुराचारी थे और वे लोग किसी की दर्द को नहीं समझते थे। तो यहाँ पर लोगों में जो घृणा का कार्य था, इसीलिए उन्होंने उस किले को तोड़ डाला। लोगों ने तोड़ा था। अब फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का जो शासक था ना, लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। और उसके बाद फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब थी। लेकिन जब क्रांति हुई ना, तो उसकी स्थिति जो है थोड़ा बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत सुधर गया। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में देखेंगे, यहाँ 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बट गया था। कितने भागों में बटा? याद रखेंगे, 3 भागों में। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। देखेंगे आगे कि प्रथम स्टेट के अंतर्गत कौन आते हैं और द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कौन आते हैं और तृतीय स्टेट के अंतर्गत कौन आते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा 5 मई, याद रखेंगे, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई गई थी। स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई गई। देखेंगे यहाँ पर स्टेट जनरल की एक बैठक हुई थी। कब हुई थी? पूछता है कि स्टेट जनरल की एक बैठक फ्रांस में कब बुलाई गई। तो याद रखेंगे 5 मई, डेट वाइज याद रखेंगे। 5 मई 1789 को, और 1789 को याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। चलिए, और यहाँ पर ये जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई। ये आगे देखेंगे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। पूछेगा कि फ्रांस के तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, कब इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे? तो याद रखेंगे 20 जून को। कितने जून को? 20 जून को। देखिए यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए 7 नंबर कर रहा है कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि जो थे 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। और आगे देखेंगे, आगे है कि अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश पारित किया। खात्मे मतलब खत्म करने का एक आदेश पारित कर दिया। और वो कब पारित किया था? तो याद रखेंगे अगस्त में। और अगस्त यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं 1789 के क्रांति में। और 1700 क्रांति जो थे 1789, ये फ्रांसीसी क्रांति थी। और इसमें अलग अलग डेट में अलग अलग हुआ था। यानी कि अगस्त में क्या हुआ था? तो अगस्त में समझिएगा कि रात्रि का समय था और 1789 था ईस्वी। उसमें असेंबली ने करो यानी कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था को खत्म करने का एक आदेश जारी किया था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लबों में अड्डे जमा कर नीतियों पर चर्चा करते थे। इसमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा था। पूछेगा कि सबसे सफल कौन सा दल था? तो जैकोबिन दल। ठीक है, जैकोबिन दल का नेता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जानेंगे। पूछेगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछेगा जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा था और जैकोबिन दल का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब या दल कहेंगे तो जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। रोबेस्पियर यही इसका नेता था। किसका? तो जैकोबिन दल का नेता था।
आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, ये सारा इंट्रोडक्शन में ही सारा हम लोग का क्रांति समाप्त हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज, और कैसे पढ़ेंगे तो आगे देखते हैं। थोड़ा सा आगे देखेंगे कि 1791 ईस्वी, 1789 के बाद की बात है, 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण कर दिया। नेशनल असेंबली जो था संविधान का निर्माण कर दिया, जिसका उद्देश्य क्या था तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश का मतलब क्या होता है समझेंगे। सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य किया नेशनल असेंबली ने एक संविधान का निर्माण करके। और संविधान किसी भी देश का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें उस देश के नियम कानून को संग्रह किया जाता है, और उसमें एक नियम अनुशासन को पालन करने के लिए व्यवस्था बनाया जाता है कि कैसे हमको अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाना होता है। वैसे ही उस समय बनाया गया था, असेंबली में एक संविधान का निर्माण किया गया। और उससे क्या हुआ कि सम्राट जो थे ना वो निरंकुश रहते थे, वो लोग निरंकुश होते थे। निरंकुश का मतलब कि अपने मन से अपने बल पे जो कहेंगे वही होगा। सम्राट देखिए हम लोग जब पढ़ेंगे, इस सम्राट जो होते थे, राजा जो होते थे ना, राजा अपने से ही स्वयं निर्णय लेते थे। और उनकी मन में कोई ऐसा भी राजा होता था जो निरंकुश हो जाता था। और वो एक बात कि राजा का जो वंशज चलता था, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, उसका उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन ऐसा जब संविधान निर्माण हुआ ना तो इसको हटा दिया गया था। इसमें कोई भी बन सकता है। कब बन सकता है कि जिसको जनता चाहेगी वो बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर 1791 ईस्वी में याद रखेंगे कि नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य क्या था तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना था। आगे देखेंगे आगे है कि 21 जनवरी 1793 को आगे बढ़ गए। 91 के बाद 93 की बात कर रहे हैं, 2 साल बाद। 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा लुई 16वां को फांसी दे दी गई थी। तो याद रखेंगे, पूछता है कि फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को फांसी कब दिया गया, तो याद रखेंगे 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा, ठीक है, लुई 16वां को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 1793 से 1794 तक की अवधि आतंक युग कहलाती है। पूछेगा कि फ्रांस के समय संबंधित है, पूछेगा कि आतंक युग कब से कब तक माना जाता है, तो याद रखेंगे 1793 से 1794 की जो अवधि है, जो वर्ष है, जो समय है, उसको हम लोग आतंक युग कहते हैं। आतंक का मतलब क्या होता है, तो ये आतंक का मतलब ही होता है, समझिएगा कि मार काट से भरपूर। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है कि रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। उसके बाद अंत जुलाई, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1794 में उसे दोषी करार दिया गया और गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। किसको याद रखेंगे, रोबेस्पियर को गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। कब, तो 1794 में। उसके बाद डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थितियां ने फौजी तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया और नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर आ रहा है। देखेंगे आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा लेकर के। नेपोलियन बोनापार्ट का रास्ता खुल गया और नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा है, समझेंगे। और कब आया, तो याद रखेंगे कि अभी हम लोग 1794-95 चलेंगे, यानी कि 6-7 वर्ष 8 वर्ष बीता। उसके बाद समझेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट अब 1800 में चले आएंगे। 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। तो पूछा जाता है कि नेपोलियन कोड कब लागू होता है, तो 1804 में। नेपोलियन कोड 1804 में लागू हो गया। नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। उसके बाद 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो गई थी। नेपोलियन की हार कब हो गई थी, तो 1815 में हार हो गई थी। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी और उसी लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की हार भी हो गई थी। तो नेपोलियन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेपोलियन क्या था, नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन संहिता लागू कब किया था, नेपोलियन कोड एक ही चीज़ होता है, संहिता या कोड पूछता है 1804 में। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अब ये सारा डिटेल्स था, अब इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन, उसके बाद हम आज नहीं लेंगे क्लास, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्लास। तो अभी देख लेते हैं। पहला क्लास था कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, तो अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि लुई 16वां। और लुई 16वां
की पत्नी का नाम था मेरी अंतोनेट। मेरी अंतोनेट उसकी पत्नी का नाम था और वो कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ चलेगा कल क्लास। आज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं इस क्लास को आज एक्सपाउंड कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे कल सभी लोगों से। जय हिंद, जय भारत।